वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में। दिवाली के वेकेशंस पूरे होने को आए हैं। आई होप आप सभी अब आ चुके होंगे अपने घर से। बीच में लास्ट क्लास हमने जो है यूरोप के पर्वत और पठार देखे थे, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्लास देखी थी कि कौन सी चीज़ किसको, मतलब जैसे मेडिटेरेनियन सी है, जैसे भूमध्य सागर है, वो कौन सी जगह पे मतलब लगता है, कौन से देश उसको लगते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी लास्ट क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे यूरोप की नदियाँ, ठीक है। यूरोप की नदियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं यूरोप जो है वहाँ एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, मतलब एक भी डेजर्ट नहीं होता है। तो वहाँ पे मेन बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है। और वो नदियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूरोप में। तो उन नदियों के बारे में आज की पूरी क्लास डेडिकेट है कम्प्लीटली। और मैं आपको एश्योर करती हूँ, ये विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप अपने साथ एटलस लेके बैठोगे और सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनोगे, तो मैं आपको यूरोप की सारी मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सभी याद करवा दूंगी। आई प्रॉमिस। आपको क्या करना है, एटलस लेके बैठना है, ताकि जो भी मैं नदी बोलूँ बस उस पर एक नज़र मार देना। बाकी मैं मैप वगैरह भी अटैच करके लाई हूँ और अच्छे से डिटेल में बताया है कौन सी नदी का क्या रोल है, ठीक है। तो बिना टाइम इधर उधर किए हुए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट चीज़। अच्छा, यूरोप की नदियाँ आज का हमारा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगी। दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताना चाहूँगी। आज से बहुत साल पहले, लगभग 1984 में, यूक्रेन, आपको पता है, अब तो यूक्रेन सबको पता है क्योंकि वो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। यूक्रेन में क्या हुआ, 1984 में एक परमाणु मतलब संयंत्र था, एक ट्रांसफार्मर था, ठीक है। वहाँ पे परमाणु का काम होता था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक है। वहां पे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम लो प्रेशर पे काम करके देखते हैं, मतलब दबाव को उन्होंने कम करने की कोशिश की। उनकी एक छोटी सी लापरवाही बहुत भारी साबित हुई है और वहां पे परमाणु विस्फोट हो गया, जो हर एग्जाम में अमूमन पूछा जाता है। उसका नाम है चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना या चेर्नोबिल न्यूक्लियर विस्फोट, जो आप कह दो उसको, ठीक है। तो चेर्नोबिल जो परमाणु दुर्घटना है वो कहाँ हुई थी, यूक्रेन में हुई थी, 1984 में हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ के जो साइंटिस्ट थे वो लो प्रेशर पे काम करना चाह रहे थे। उनको लगा कि कम दबाव पे अगर हम काम करेंगे, कम दबाव जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर, तो क्या पता हमें कुछ और रिजल्ट प्राप्त हो। इस चक्कर में इन्होंने बहुत बड़ी गलती की और बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा, बहुत लोगों की जान गई। पहली चीज़ ये बतानी है। दूसरी चीज़ मैं आपको थोड़ा यूएसएसआर के बारे में बताना चाहूँगी। अब यूएसएसआर क्या है, तो देखिए 1991 से पहले, मतलब 1991 से पहले, जो ऊपर अपना रशिया, जो आज का रशिया आपको दिखता है, वो भी इतना बड़ा है, तो उससे पहले उसमें 14 देश और शामिल थे। और 1991 में अमेरिका ने बहुत षड्यंत्र रचा एक तरह से, और 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। तो क्या किया ऐसा अमेरिका ने जिससे यूएसएसआर खंडित हो गया, विखंडित हो गया, तो वो हम जब एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तब मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊंगी। फिलहाल आप ये समझिए कि यूएसएसआर 1991 में 15 देशों में विभाजित हो गया, ठीक है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं अपन, सोवियत संघ, और इंग्लिश में कहते हैं यूएसएसआर। तो वो 15 देश कौन से हैं वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो उन 15 देशों के नाम मैं आपको एक ट्रिक से याद करवाने वाली हूँ, वो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए आप देखिए, पहले जो 5 देश है, 15 देश में पहले 5 देश है सेंट्रल एशिया के देश, यानी मध्यवर्ती एशिया के देश। उनका नाम है KKTTU। क्या नाम है, KKTTU, ठीक है। के मतलब कजाकिस्तान, के मतलब किर्गिस्तान, दो के मतलब कजाकिस्तान किर्गिस्तान, फिर TT मतलब तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान। क्या है, तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान, फिर है यू मतलब उज्बेकिस्तान। ये 5 देश है, इन्हें सेंट्रल एशिया, मध्यवर्ती एशिया के देश बोला जाता है। बोलो एक बार, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान और अपने उज्बेकिस्तान। ये 5 देश है सेंट्रल एशिया के। ये टूट के रशिया से, यूएसएसआर से अलग हुए, 5, 10 बचे पीछे। 10 में से 3 देश है अपने बाल्टिक कंट्रीज। कौन से, बाल्टिक देश। जब आपको यूरोप का मैपिंग बताया जा रहा था तो बताया था कि बाल्टिक सी के पास में ये 3 देश पड़ते छोटे से। इनका नाम है इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ELL, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। वापस बोलो, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये 3 देश अपने बाल्टिक कंट्री है। उसके बाद में 3 देश आएंगे अपने वो वाले, ये क्या है इनका नाम, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान।
इनको किसी नाम से संबोधित करते, एक सेकंड में आपको बताऊं। कॉकेशस कंट्री, हाँ। 3 देश मैंने आपको, 5 तो बता दी सेंट्रल एशिया के देश, 3 बता दी मैंने आपको बाल्टिक कंट्री, 3 है कॉकेशस देश, ठीक है। यहाँ पे एक कॉकेशस पर्वत पड़ता है, कॉकेशस माउंटेन है, और इस माउंटेन के पास में 3 देश है वो, और अभी उनमें लड़ाइयाँ चल रही हैं 2 देशों के बीच में। कौन कौन से वो 3 देश? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। बोलो एक बार, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये 3 देश ही हो गए, ठीक है। बोलो अभी तक कितने देश हुए अपने? 11 देश। कौन कौन से? 3 तो, 5 तो सेंट्रल एशिया के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 3 है बाल्टिक कंट्रीज, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। 3 है अपने कॉकेशस कंट्री, मतलब कॉकेशस देश जो कॉकेशस पर्वत के पास में बढ़ते हैं, GAA, गा, मतलब जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। और बाकी के 3 देश यूरोप के देश हैं, उनके लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस उनका नाम याद करना है, MUB। क्या याद करना है आपको? MUB। M मतलब माल्डोवा, U मतलब यूक्रेन, B मतलब बेलारूस। माल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, माल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, माल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, ठीक है। MUB 3 देश। और लास्ट एक देश बच जाता है, उसका नाम आप बताओ। USSR के 14 देशों के नाम बताओ आप एक बार वापस। 5 तो सेंट्रल एशिया के, 3 कॉकेशस कंट्री, 3 बाल्टिक कंट्री और 3 यूरोप के देश। टोटल कितने हुए? 14। एक बचता है, उसका नाम आप सोचो कौन सा हो सकता है। कौन सा? मैंने मेन जो देश है वो तो बोला ही नहीं है। जी हाँ, रशिया। रूस, जो रूस है वो सबसे बड़ा देश है, USSR का जो रूट के अलग हुआ, तो 15 देश हो गए। एक बार वापस से नाम बोलते। 5 तो है अपने ये सेंट्रल एशिया के देश, 5 है सेंट्रल एशिया के देश। कौन से? KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 3 देश है बाल्टिक कंट्रीज। कौन कौन सी? इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। 3 है कॉकेशस कंट्रीज। कौन कौन सी? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। 3 है अपने यूरोपियन कंट्रीज। कौन, क्या नाम है इनका? ये माल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, और एक है अपने रशिया यानी रूस। कितने हुए? 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 3 14 और 1 15। ये 15 देश 1991 में USSR से अलग हुए थे। अब आप अगर है ना किसी को ऐसे 15 देश फटाक से बोल के बताओगे ना, वो तो चकरा जाएगा कि यार कितना भारी पढ़ रही है ये इंसान, ठीक है। तो एक बार बोलो फटाफट, मैं बोलती हूँ उसके बाद आपको बोलना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, माल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस और रशिया। ये 15 देश हैं। आप भी फटाफट ऐसे बोल लो ताकि आपको भी याद हो जाए। तो ये जो 2 चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी आज की नदियाँ शुरू करने से पहले। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में हमने सबसे पहले देखा चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? 1984 में यूक्रेन में हुई थी। लो प्रेशर पे काम करना चाहते थे साइंटिस्ट, लेकिन इसका उल्टा रिएक्शन निकला और वहां पे बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। फिर हमने देखा USSR, इसका पूरा नाम क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। इसमें टोटल 15 देश टूट के अलग हुए, इसको हिंदी में सोवियत संघ बोलते हैं। 1991 में, कब? 1991 में इसका डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन हुआ और USSR 15 देशों में टूट गया। उन 15 देशों का नाम क्या है? उन 15 देशों के नाम है, मैं बताऊं आपको, ये देखो। 5 सेंट्रल एशिया के देश है, KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 3 कॉकेशस देश है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। 3 बाल्टिक देश है, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। 3 यूरोपियन देश है, माल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, और एक देश है उसका नाम आप सभी जानते हैं, रशिया यानी रूस, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करेंगे यूरोप की नदियां, रिवर्स ऑफ यूरोप। हाँ, भीगने वाले और बरसात में इतनी सारी नदियां पड़ेंगे, पानी पानी हो जाएगा यहाँ सब जगह, क्योंकि यूरोप में मेनली नदियां ही पाई जाती है जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ कोई मरुस्थल नहीं है। तो नदियां का महत्व जानना जरूरी है। सबसे पहले हम एक बार मैप से मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगी, फिर एक एक नदी का पोस्टमार्टम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये यूरोप का मैप है। इस यूरोप के मैप में सबसे पहले यहाँ पे 2 देश पड़ते हैं। यहाँ पे पड़ता है पोर्तुगल, ये वाला जो देश है
ये वाला, इसका नाम है पुर्तगाल। और ये वाला जो देश है जिसकी मैं ब्लैक कलर से बाउंड्री बना रही हूँ, इसका नाम है अपने स्पेन। ये पुर्तगाल और स्पेन में दो नदियां देखेंगे हम, एक तो देखेंगे टैगस और एक देखेंगे एब्रो। कौन कौन सी? टैगस और एब्रो। टैगस नदी जो है ये स्पेन से निकलती है और स्पेन से निकलती हुई पुर्तगाल में जाती हुई अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। वापस बोलती हूँ मैं, चलो थोड़ा मैं स्पीड को धीरे करती हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रही हूँ। वापस ध्यान से सुनो। ये यहाँ पे एक देश पड़ता है स्पेन, यहाँ पे एक देश पड़ता है पुर्तगाल, नहीं उल्टा बोल दिया, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ठीक है। इसमें दो प्रमुख नदियां पढ़ेंगे हम, एक तो पढ़ेंगे टेगस, एक पढ़ेंगे एब्रो। टेगस नदी जो है स्पेन से ओरिजिन होता है इसका, यहाँ एक क्या बोलते हैं, मेसेटा प्लेटो है, चलो वो ओरिजिन छोड़ो, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो टेगस नदी स्पेन से उद्गम होता है, ऐसे ऐसे जाती है लेफ्ट की तरफ में, यहाँ पुर्तगाल के अंदर जाती है और कहाँ जाके गिर जाती है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। ये कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे जाके गिर जाती है टेगस नदी। फिर हम देखते हैं एब्रो नदी। एब्रो नदी जो है यहाँ से, कहाँ से? स्पेन से इसका उद्गम होता है और कहाँ आके गिरती है, ये देखो मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में आके गिरती है। दो बातें दो नदी के बारे में, टेगस नदी स्पेन से निकलती है, पुर्तगाल में जाती है और अटलांटिक में जाके गिरती है। उसके बाद में एब्रो नदी कहाँ से निकलती है? स्पेन से निकलती है और कहाँ गिरती है? मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में जाके गिरती है। चलो तीसरी नदी, ये LOIRE, लॉयर नदी। इसको हिंदी में लॉयर पढ़ते हैं, इंग्लिश में लॉर बोल देते हैं, ठीक है, तो आप इसको लॉयर ही बोलो एक बार के लिए ताकि समझ आए। लॉयर नदी फ्रांस की प्रमुख नदी है। कहाँ की? फ्रांस की प्रमुख नदी है। फ्रांस से इसका ओरिजिन होता है। कहाँ से? फ्रांस में एक पठार देखा था, मासिफ का पठार, मासिफ प्लेटो, वहां से इसका उद्गम होता है और ये कहाँ आके गिरती है? बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के में, ठीक है, एटलस में दिखेगा आपको बे ऑफ बिस्के, उसमें ये लॉयर नदी आके गिर रही है, ठीक है। फिर देखेंगे हम रोन नदी। क्या है? रोन नदी, RHONE, इंग्लिश में तो रोन बोलते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं रोन नदी। ये रोन नदी कहाँ से उद्गम हो रहा है? इसको फ्रांस से उद्गम हो रहा है। कहाँ आके गिर रही है? तो ये देखो, ये भी भूमध्य सागर में आके गिर रही है। और अगर स्पेसिफिक आपको पर्टिकुलर नाम चाहिए कि भूमध्य सागर में भी कहाँ गिर रही है, तो ये गिर रही है गल्फ ऑफ लायंस में, ठीक है। अब आप ऊपर आओ थोड़ा, यहाँ पे आपको दिखेगी एक सीन नदी। सीन नदी, सीन नदी जो है एक दो देशों से होके गुजरती है। मेन एक देश पड़ता है यहाँ पे, उसका नाम है चेक रिपब्लिक। उस चेक रिपब्लिक का एक शहर है, उसका नाम है प्राग। क्या नाम है? प्राग। वो प्राग शहर सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये चीजें मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, ये सारी चीजें आगे लिखी हुई है, जस्ट आपको एक बार सुनाना चाहती हूँ ताकि कान में पड़ जाए चीजें, ठीक है। सीन नदी, उसके बाद में आओ, आपको दिखेगी यहाँ पे टिबेर नदी। इटली आपको एक देश दिखेगा, वहां पे आपको टिबेर नदी दिखेगी। ये टिबेर नदी इटली से ओरिजिन होता है इसका, और ये कहाँ गिरती है? ये भी भूमध्य सागर में आके गिरती है। अब ध्यान से सुनो, टिबेर नदी इटली की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो दिमाग में स्वाभाविक एक सवाल आता है कि पहली और दूसरी कौन सी है? तो पहली नदी इटली की जो सबसे बड़ी है उसका नाम है पो नदी, और दूसरी जो सबसे बड़ी है उसका नाम है एडिगे नदी। क्या नाम है? एडिगे नदी। ये सारी चीजें आगे लिखी हुई है, डोंट वरी। फिर ऊपर आएंगे पो नदी के बारे में। ये पो नदी क्या है? ये इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? ये इटली की तीसरी मेजर नदी है और ये सबसे लंबी नदी, यूरोप की दूसरे नंबर पे आती है सबसे लंबी नदियों में, ठीक है। पो नदी बहुत लंबी नदी, कई देशों से गुजरती है, ठीक है। ये वाली नदी होगी। फिर आते हैं हम इस पे एल्बी नदी पे। ये एल्बी नदी क्या है? ये एल्बी नदी पोलैंड की मेजर नदी, किसकी? पोलैंड की, ठीक है। फिर यहाँ पे आती है विस्चुला नदी। विस्चुला नदी, विस्चुला नदी जो है इसके बारे में ये भी है ना, एक दो देशों से होके गुजरती है। ये बाल्टिक सी में जाके गिरती है। कहाँ पे गिरती है? बाल्टिक सी में जाके, बाल्टिक सागर में। फिर एक आती है डानूबे नदी। डानूबे नदी जो है बहुत लंबी नदी है। डानूबे नदी शायद दूसरी यूरोप की सबसे, पो नदी शायद तीसरे नंबर पे होगी, डानूबे दूसरे पे होगी, मैं कंफर्म अभी आगे बता दूंगी, आगे लिखा है मैंने। तो डानूबे नदी देखो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से हो रही है, होते 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 यहाँ पे गिरती है। डानूबे नदी का ओरिजिन जो है, उद्गम जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट से होता है,
किससे? ब्लैक फॉरेस्ट एक जगह है, वहां से होता है। और गिरती कहाँ पे? ये ब्लैक सी में गिरती है। मतलब ऐसी नदी कौन सी है जिसका ओरिजिन ब्लैक फॉरेस्ट से होता है और गिरती ब्लैक सी यानी काले सागर में है? उस नदी का नाम है डानूबे नदी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आएगी नीपर नदी। नीपर, ठीक है, ये नीपर नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो नीपर नदी है ये बहुत लंबी नदी है। ठीक है, ये भी किस में गिरती है? ब्लैक सी यानी काले सागर में जाके गिरती है। ओके, उसके बाद में हम दो नदी एक साथ देखेंगे। एक तो है डॉन नदी, डॉन DON, शाहरुख खान वाला डॉन, वो डॉन नदी। और एक है डोनेट्स नदी। ठीक है, डोनेट्स नदी जो है वो सहायक नदी है डॉन की। और डॉन जो है वो आके एजोव सागर में गिरती है। एजोव सागर कहाँ पे? तो ये जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के यहाँ पे छोटा सा एक सागर आपको दिखेगा, इसको बोलते हैं एजोव सागर, ये वाला। ठीक है, ये है एजोव सागर, यहाँ पे आके ये नदी गिरती है। फिर हम देखेंगे एक वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कोई है तो वो है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी, ठीक है, वोल्टा नहीं है, वोल्टा नदी दूसरे कॉन्टिनेंट में है, ये है वोल्गा नदी। ठीक है, वोल्गा, वोल्गा नदी। उसके बाद में एक यूराल नदी देखेंगे हम। यूराल नदी के बारे में भी कुछ फीचर है वो देखेंगे कि यूराल पर्वत से आती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर हम ऊपर एक इंग्लैंड में देखेंगे थेम्स नदी। इंग्लिश में बोलते हैं टेम्स और हिंदी में बोलते हैं तो थेम्स नदी बोलते हैं उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा व्यापार के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत नेविगेबल एक्टिविटीज जो नौवन वाली क्रियाएं होती है वो इस नदी में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एक नदी और है, इसमें शायद है नहीं, वो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो ये टेम्स नदी के बारे में देख लिया। जो अपनी वो है कौन सी, इटली की एक नदी है पो नदी, शायद उसको बोलते हैं अपन गंगा ऑफ इटली। चलो वो अभी अपन देखेंगे, आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी। तो आपको इतना थोड़ा ओवरव्यू समझ आया। अब एक एक के बारे में पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूरोप की नदियां, सबसे पहले ये टेगस नदी। तो देखो टेगस नदी कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? स्पेन से इसका ओरिजिन होता है। और कहाँ बहती है? ये पुर्तगाल और स्पेन में बहती है, राइट। उसके बाद में अटलांटिक में जाके ये गिरती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशन में जाके ये गिरती है। और इसके किनारे देखो, हर नदी के किनारे, जैसे कि अपनी भारत की तापी नदी है, उसके किनारे कौन सा शहर है सबसे बड़ा? सूरत। ठीक है, वैसे हर नदी के किनारे क्या होता है, लोग बसते, बहुत पहले जब नदियां होती थी तो उसके किनारे लोग बसते थे, तो वहां पे शहर विकसित हुए, तो बहुत बड़े बड़े शहर। वैसे ही फॉरेन में भी जो बड़ी नदी होती है उनके किनारे बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, उन शहरों के नाम पता होने चाहिए। तो टेगस नदी के किनारे लिस्बन शहर लोकेटेड है। कौन सा शहर? लिस्बन। अच्छा, लिस्बन से मेरे को बहुत अच्छी चीज याद आई, जब मैं ये लिख रही थी तभी मैंने सोचा था आप लोगों को बताऊंगी। देखो ऐसे तो मैं मूवीज और सीरीज का आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि पढ़ रहे होते तो इन चीजों से दूर रहना चाहिए, लेकिन जब कभी भी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो या आपका यूं लग रहा है कि यार थोड़ा सा ब्रेक टाइप चाहिए, उस समय मैं आपको एक बहुत अच्छी सीरीज बताती हूँ। आई होप आप में से कुछ लोगों ने तो देख रखी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर देखना। एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, मनी हाइस्ट करके। वो मनी हाइस्ट सीरीज में जो प्रोफेसर होता है वो इतना ऐसा दिमाग लगाता है ना, और उसमें क्या होता है, एक प्रोफेसर की आप कह दो वाइफ ही कह दो एक तरह से, उसका जो नाम होता है वो लिस्बन होता है, शहर के ऊपर नाम होते हैं। ठीक है, तो उससे दो फायदे होंगे, आपको यूरोप के बहुत सारे शहरों के नाम भी याद हो जाएंगे, और आप वो मनी हाइस्ट जो सीरीज है ना, रियल में वो देखोगे ना, इतनी दिमाग वाली है ना, आप सोच नहीं सकते हो, इतना दिमाग लगाता है वो इंसान। चोरी चोरी के ऊपर बेस है, बहुत अच्छी वो है सीरीज है। तो आपको रिकमेंड करती हूँ कि जब भी फ्री हो ना वो जरूर देखना, ताकि आपका माइंड थोड़ा और खुलेगा और आपको लगेगा कि इंसान अगर एक शिद्दत से टाइम दे के किसी चीज के बारे में सोचे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो कि मेरे को इस एग्जाम को क्लियर करना है, और भले कितनी ही रुकावटें है लेकिन फिर भी आप उसमें लगे हुए एग्जाम के प्रति डेडिकेट हो, आपका परसिवरेंस इतना स्ट्रांग है, दृढ़ निश्चय है, तो आप उसको अटेन जरूर करोगे। सेम वो चीज उसमें भी होती है। तो लिस्बन से याद आ गया तो बता दिया। टेगस नदी पुर्तगाल और स्पेन से बहती है, अटलांटिक में जाके गिरती है, अटलांटिक महासागर में, और लिस्बन शहर इसके किनारे लोकेट है। दूसरी नदी है एब्रो नदी। ये एब्रो नदी स्पेन में ही उद्गम होता है और जाके कहाँ गिरती है अपने ये भूमध्य सागर में, यानी
मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरती है और इसके नदी किनारे जो शहर एक लोकेटेड है उसका नाम है जारगोजा। क्या नाम है? जारगोजा। इंग्लिश में बोले तो ज़रागोजा। ठीक है, एक ही बात है, जारगोजा बोल सकते हो आप। ये कौन सा शहर है? स्पेन का एक शहर है। किसके किनारे लोकेटेड है? एब्रो के किनारे लोकेटेड है। फिर एक है लॉयर नदी। लॉयर नदी भी बताया था मैंने आपको। ये फ्रांस की बहुत प्रमुख नदी है और ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी फ्रांस की नदी पूछे तो आप क्या बोलोगे? लॉयर, लॉयर, लॉयर। मैं पूछूं फ्रांस की सबसे लंबी नदी तो बोलोगे लॉयर नदी। उसके बाद ये मासे के पठार से निकलती है, ओरिजिन होता है बिस्के की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ बिस्के में इसका वो हो जाता है, ड्रेनेज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सीन नदी। इंग्लिश में सीन ऐसे लिखते हैं, हिंदी में इसको सीन ऐसे लिखते हैं। सीन नदी मासिव के पठार, देखो ये भी मासिव के पठार से ओरिजिन हो रहा है, लॉयर का भी और इसका भी मासिव के पठार से। लेकिन ये गिर कहाँ रही? इंग्लिश चैनल में। और वो कहाँ गिर रही थी? मतलब ऐसे मान लो कि ये सीन नदी है, ये ऐसे जाके इंग्लिश की खाड़ी में गिरती है, इंग्लिश चैनल में। और यहाँ नदी ये जो है ये ऐसे जाके बे ऑफ बिस्के में गिरती है। बे ऑफ बिस्के, ये बे ऑफ बंगाल नहीं है, बे ऑफ बिस्के है। ठीक है, तो ये वाली बात। मासिव पठार से इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। पेरिस शहर, पेरिस शहर इस पे लोकेटेड है। 3 शहर इंपॉर्टेंट, पहला लिस्बन जो किसके किनारे? टैगस के किनारे। दूसरा एब्रो नदी के किनारे जारगोजा। तीसरा ये लॉयर नदी के किनारे, नहीं सीन नदी के किनारे पेरिस। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? लॉयर नदी के किनारे तो कोई शहर लोकेटेड नहीं है। एब्रो नदी के किनारे जारगोजा, टेगस के किनारे लिस्बन और सीन के किनारे पेरिस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद है रोन नदी। ठीक है, देखो 2 नदी, एक तो है राइन, एक है रोन। राइन नदी ऊपर चली जाती है, रोन नदी नीचे आती है। नीचे आके कहाँ गिरती है? देखो पहले तो ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड में बहती है। स्विट्जरलैंड की तो मेन नदी है, फ्रांस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उद्गम इसका होता है आल्प पर्वत से यानी आल्प माउंटेन से, गिरती है लायंस की खाड़ी में यानी गल्फ ऑफ लायंस में। ठीक है, और इसके किनारे जो शहर लोकेट है उसका नाम है लेओन शहर। क्या नाम है? लेओन शहर। ये लेओन शहर जो है सिल्क के लिए बहुत फेमस है, रेशम उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, राइट। फिर है टिबेर नदी। टिबेर नदी कहाँ पे है? इटली में पड़ती है, आपको बताया था। ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है इटली की। तो स्वाभाविक सी बात है पहली और दूसरी पता होनी चाहिए। पहली नदी है पो नदी, दूसरी नदी है एडिगे नदी। क्या नाम है? एडिगे। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग, इसकी तो पो है और इसकी है ADIGE, एडिगे नदी, एडिगे रिवर। ठीक है, फिर है एल्बी नदी। क्या नाम है? एल्बी नदी। एल्बी नदी वो एब्रो थी, वो स्पेन की थी। ये एल्बी नदी है, ये सेंट्रल यूरोप में बहती है। देखो ये नदी ना एक देश में नहीं है, कुछ नदियां जो है बहुत सारे देशों से होकर गुजर रही है, इसलिए हमने इसको पर्टिकुलर देश के नाम याद रखने जरूरी नहीं है। एब्रो नदी सिर्फ स्पेन से जा रही थी तो स्पेन पता कर लिया। वैसे ही ये एल्बी नदी है, ये बहुत सारे देशों से गुजरती है। कौन से देश? सेंट्रल यूरोप के देश। कहाँ जा, ये सेंट्रल यूरोप के मेजर शहर है। इसके किनारे मैंने बताया एक शहर लोकेट है, इसका नाम है प्राग। क्या नाम है? प्राग। और ये प्राग शहर कौन से देश का है? तो वो है चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य। यहाँ गणराज्य लिखना था हिंदी में मेरे को, इंग्लिश में बोले तो चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। ओके, तो चेक रिपब्लिक का जो शहर है प्राग सिटी, वो इसके किनारे लोकेट है, एल्बी नदी के किनारे। फिर है हमारी विस्चुला नदी। विस्ट्यूला, आप इसको विस्चुला भी बोल सकते हो, इंग्लिश में विस्ट्यूला भी बोल सकते हो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस नाम पता होना चाहिए। ये नदी पोलैंड की सबसे लंबी नदी है। पोलैंड आपको पता है, पोलैंड देश पड़ता है, पोलैंड की सबसे बड़ी नदी है ये वाली नदी। ठीक है, कौन सी? विस्चुला। और वर्साय स्थित है यहाँ पे। वर्साय कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, आपको पता है वर्साय की संधि कहाँ हुई थी? वर्साय शहर में हुई थी। ये वर्साय शहर किसका है? पोलैंड देश का है। ये पोलैंड देश की प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो है विस्चुला नदी, जो पोलैंड की सबसे लंबी नदी है, राइट। चलो, फिर है थेम्स नदी। इंग्लिश में बोले तो टेम्स नदी। कहाँ पे है? यूके में है, ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है, कुछ ही कह दो, बट यूके में है। ठीक है, यूके में है। 3 बड़े शहर, 3 इंपॉर्टेंट शहर इस नदी के किनारे लोकेटेड है। उन 3 शहरों के नाम आपको पता है, एक तो है लंदन, एक है ऑक्सफोर्ड और एक है रीडिंग सिटी। रीडिंग नाम है इस शहर का ही नाम है रीडिंग। तो 3 शहर कौन कौन से? लंदन शहर, ऑक्सफोर्ड शहर और रीडिंग सिटी। ये 3 कहाँ पे लोकेटेड है? इस नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे। ये यूके की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
मतलब यूके जो है ब्रिटेन, उसकी दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी, वो है सेवेन, SEVERN, सेवेन नदी। हिंदी में सेवेन बोलते हैं इसको, सेवेन नदी। इस सेवेन नदी के बारे में खास जानने योग्य बात नहीं है, इसलिए यहीं पे मैंने इसको लिख दिया। ये जो नदी जो मैं बोल रही थी ना, ये वही नदी, सेवेन नदी। ये यूके की पहली सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, मतलब बड़ी नहीं लंबी। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, टेम्स नदी। टेम्स नदी के किनारे 3 शहर बताओ, लंदन, ऑक्सफोर्ड और रीडिंग सिटी, ठीक है। फिर है नीपर नदी। इंग्लिश में ये देखो स्पेलिंग ऐसे शुरू होती है DNI से, डी साइलेंट इसमें, इसलिए इसको नीपर नदी बोला जाता है। ये काले सागर में जाके गिरती है, ब्लैक सी में जाके ड्रेन होती है। और ये बेलारूस और यूक्रेन में सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये जो नीपर नदी है ना, मैंने बताया आपको कितनी लंबी है, और ये बेलारूस और यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। 2 देश की सबसे लंबी नदी कोई एक है यूरोप की, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो कौन सी नदी है, नीपर नदी, ठीक है। सवाल आ सकता है ऐसा कि ऐसी कौन सी नदी यूरोप की जो 2 देशों से होकर गुजरते हो, दोनों देशों की सबसे लंबी नदी है, तो वो नदी का नाम है नीपर नदी। क्या नाम है, नीपर नदी, ठीक है। ये यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, सवाल फिर आएगा कि यूरोप की पहली, दूसरी, तीसरी नदी कौन सी है, देखेंगे अभी कौन सी है, ठीक है। नीपर नदी काले सागर में जाके गिरती है, ब्लैक सी में ड्रेन होती है, बेलारूस और यूक्रेन की सबसे लंबी नदी, यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है, राइट। फिर है डोनेट्स नदी। मैंने अभी आपको बताया कि 2 नदियां एक साथ पड़ेंगे। डोनेट्स नदी एक सहायक नदी है किसकी, डॉन नदी की। डॉन नदी कहाँ जाके गिरती है, एजोव सागर में गिरती है। तो डोनेट्स नदी रूस और यूक्रेन में बहती है, ये सहायक नदी है डॉन नदी की, DON, डॉन नदी। अब डॉन नदी क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो डॉन नदी जो है रूस की प्रमुख नदी है, रूस में बहती है, एजोव सागर में जाके गिरती है, यूरोप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। चौथी कौन सी बताई थी अभी मैंने आपको, बताओ बताओ। चौथी नदी ये रही, ये नीपर नदी, चौथी सबसे लंबी। तो 5वीं नदी कौन सी है यूरोप की, डॉन नदी, सबसे बड़ी। अच्छा सुनना, मैं आपको एक बार मैप से कुछ बताना चाहूंगी, एक सेकेंड है ना, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये देखो, ये आपको डॉन नदी दिख रही है, ये डॉन नदी है, ठीक है। एक मिनट, ये देखो, ये डॉन नदी ऐसे जा रही है, ये ऐसे गिरेगी, ये यहाँ से आ रही है नीपर नदी, नहीं डोनेट्स नदी, ये इसमें यहाँ जाके मिलती है इससे, ये डोनेट्स है, ठीक है। और ये डॉन नदी है, ये दोनों जाके कहाँ गिरती, एजोव सागर में जाके गिरती है, एजोव सागर है, ठीक है, ये वाला। अब ध्यान से सुना, ये वोल्गा नदी देखो, यहाँ से उद्गम हो रहा है वोल्गा नदी का, ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ये देखो। अब डॉन नदी और वोल्गा नदी के बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है, इस गैप को एक कैनाल से, एक नहर से जोड़ा गया है, ठीक है। डॉन नदी को वोल्गा नदी से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया है, एक कैनाल फॉर्मेशन किया गया है, बस इतना बताना था आपको। डॉन नदी को वोल्गा नदी से जोड़ा गया है वाया कैनाल या नहर, नहर से जोड़ा गया है डॉन नदी को वोल्गा नदी को। डॉन नदी प्रमुख है, उसकी सहायक नदी का नाम डोनेट्स है। डोनेट्स नदी कहाँ से बहती है, रूस और यूक्रेन से। डॉन नदी मेनली कहाँ से बहती है, रूस से केवल, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी वोल्गा नदी। वोल्गा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये यूरोप की सबसे लंबी नदी कोई है तो वो वोल्गा नदी है, पूरी रूस में ही बहती है। ये कैस्पियन सागर में जाके गिरती है, कहाँ गिरती है, कैस्पियन सी में जाके। देखो इधर ब्लैक सी पड़ता है, बीच में थोड़ा पार्ट आता है, और उधर पड़ता है अपने कैस्पियन सी, तो कैस्पियन जाकर में गिरती है। यहाँ इसके जो बेसिन है ना, बेसिन एरिया, वहां पे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के रिजर्व्स पाए जाते हैं, यानी प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं वोल्गा नदी के बेसिन में, ठीक है। ये बात एक इम्पोर्टेंट थी। दूसरी एक और बात कि ये जो वोल्गा नदी है, इसका बेसिन एरिया में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपी ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द बेसिन एरिया ऑफ वोल्गा रिवर।
स्टेपी ग्रासलैंड मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मैं आपको यूरोप नहीं, इससे पहले जो बता रही थी कॉन्टिनेंट, उसमें मैंने आपको स्टेपी ग्रासलैंड के बारे में डिटेल में बताया था कि कैसा उसका रहता है। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो अगर आपको जानना हो तो स्टेपी ग्रासलैंड पाया जाता है वोल्गा नदी के बेसिन एरिया में। यहाँ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भंडार पाए जाते हैं। और एक और बात कि रूस में बहती है, यूरोप की सबसे लंबी नदी, कैस्पियन सी में जाके गिरती है। ठीक है, सेकेंड लास्ट नदी हमारी डानूबे नदी। क्या नाम है? डानूबे। सेकेंड लास्ट नहीं, थर्ड। 2 रिवर और इसके बाद में है, उसके बाद में रिवर्स पूरी हो जाएगी यूरोप की। ठीक है, तो थोड़ा संयम और बना के रखिएगा। ठीक है, अब है सेकेंड लास्ट, थर्ड जो हमारी नदी है डानूबे नदी। ये डानूबे नदी बहुत बड़ी नदी है। ये यूरोप की, मैं बता दूं आपको, दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? डानूब है। पहली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? वोल्गा। दूसरी डानूब है। ये ब्लैक फॉरेस्ट से ब्लैक सागर में गिरती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। अब ब्लैक फॉरेस्ट को आप काला जंगल नहीं लिखोगे, उसको ब्लैक फॉरेस्ट ही बोलोगे, और ब्लैक सी को आप काला सागर बोल सकते हो। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट से ब्लैक सागर में जाके गिरती है। ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी, ये 10 देशों से गुजरती है। कैन यू बिलीव इट? ये 10 देशों से गुजरती है, मतलब ये अकेली नदी 10 देशों को पार करते हुए ब्लैक सी में जाके गिरती है। और उन 10 देशों में से 4 देश की तो कैपिटल इसके किनारे पे स्थित है। पता है आपको वो 4 देश कौन कौन से हैं? वो 4 देश, एक ऑस्ट्रिया है, एक स्लोवाकिया है, एक हंगरी, एक सर्बिया है। यूरोप के 4 देश। क्वेश्चन बन सकता है ऐसी कौन सी नदी है जिसपे यूरोप के 4 देशों की कैपिटल जो है सिचुएटेड है, लोकेटेड है? तो उन 4 देश के नाम है यहाँ पे ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी और सर्बिया। अच्छा, इनकी कैपिटल भी तो पता होनी चाहिए ना, ऐसे तो आप कैसे मतलब तुक्का मारोगे? तो देखो, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। क्या है? वियना। वियना कन्वेंशन आप सबने अगर सुना हो, एनवायरमेंट में हम सब पढ़ते, वियना कन्वेंशन, अभी सम्मेलन। ठीक है, तो वियना है। फिर स्लोवाकिया की कैपिटल देखो आप, लिखा है ब्रातिस्लावा। क्या है? स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रातिस्लावा। फिर है हंगरी। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। ठीक है, कपिल शर्मा एक जोक भी मारता है इस पे कि बुढ़ा अभी तक पेस्ट ही करे जा रहा है। तो ये है बुडापेस्ट, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। और एक है सर्बिया। सर्बिया देश की जो कैपिटल है उसका नाम है बेलग्रेड। क्या नाम है? बेलग्रेड। 4 देश बताओ फटाफट। ऑस्ट्रिया, उसकी कैपिटल वियना। स्लोवाकिया, उसकी कैपिटल ब्रातिस्लावा। फिर हंगरी, उसकी कैपिटल बुडापेस्ट। और सर्बिया, उसकी कैपिटल बेलग्रेड। ये 4 देशों के 4 कैपिटल कौन सी नदी के किनारे लोकेटेड है? डानूबे नदी के किनारे। डानूबे नदी 10 देशों से पास होकर गुजरती है। देशों के नाम नहीं याद हो चलेगा, लेकिन 4 देश जिनकी कैपिटल इस नदी के किनारे से स्थित है उनके नाम याद होने चाहिए। वो 4 देश के नाम है ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी और सर्बिया। इन चारों की कैपिटल बोलो। ऑस्ट्रिया की वियना, और स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा, और हंगरी की बुडापेस्ट, और सर्बिया की बेलग्रेड। ठीक है, ये डानूबे नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ब्लैक फॉरेस्ट से ब्लैक सागर में जाके ये गिरती है। फिर सेकेंड लास्ट नदी हमारी पो नदी, पो रिवर। ये पो रिवर इटली की तीसरी सबसे बड़ी, जो नहीं, इटली की पहली सबसे बड़ी नदी है। मैंने बताया था आपको, इटली की गंगा बोला जाता है इसको। पहले तो बताओ, इसका ओरिजिन आल्प्स पर्वत से होता है एड्रियाटिक सागर तक। आल्प्स माउंटेन से एड्रियाटिक सागर में जाके पो नदी गिरती है। ये इसे इटली की गंगा कहा जाता है। किसको? पो नदी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। तो याद रखना, इटली की गंगा किसको बोलते हैं? पो नदी को। अब आप कहोगे ऐसे क्यों बोलते हैं इटली की गंगा? क्योंकि देखिए, हम गंगा को मैया बोलते हैं, मतलब गंगा का जो महत्व है भारत में वो बहुत ज्यादा माना जाता है। हम उनको पूछते हैं। ठीक है, वैसे ही जितनी पवित्र हमारे लिए गंगा मैया यहाँ पे है ना भारत में, उतनी ही पवित्र पो नदी इटली वासियों के लिए है। इटली के जो लोग हैं वो पो नदी को बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए उनको उपाधि दी जाती है कि ये तो इटली की गंगा है। ठीक है, ये इटली की सबसे लंबी नदी है, बता दिया मैंने आपको। पहली नंबर इटली की सबसे बड़ी नदी पो नदी, दूसरे नंबर पे एडिगे, तीसरे नंबर पे टिबेर। ठीक है, फिर 2 शहर लोकेटेड है पो नदी के किनारे। अब इतनी लंबी नदी है तो 2 शहर तो होना वाजिब है। पहले शहर का नाम है मिलान। क्या नाम है? मिलान। आप सभी ना अगर फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप देखते तो आपको मिलान पता होगा। ठीक है, मिलान एक है शहर, और एक है तुरीन।
क्या नाम है इसका? तुरीन। देखिए मिलान शहर जो है वो फैशन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। क्या है? किसके लिए? फैशन इंडस्ट्री के लिए। और जो तुरीन शहर है वो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। ठीक है, तो मिलान को तो हम बोलते हैं ऐसे फैशन इंडस्ट्री के लिए फेमस, और तुरीन को हम पता है क्या उपाधि देते हैं? हम देते हैं डेट्रॉइट ऑफ इटली। इटली का डेट्रॉइट है। अब फटाफट बताओ मेरे को, डेट्रॉइट शहर कहाँ पे है? ओरिजिनल डेट्रॉइट कहाँ पे है? यूएसए में है, अमेरिका में। और जब अमेरिका पहली दूसरी क्लास में मैंने बताया था आपको कि जो यूएसए का डेट्रॉइट शहर है ना, वो ऑटोमोबाइल के लिए भयंकर फेमस है, बहुत बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो अब दूसरे जो भी देश है उनमें अगर कोई ऐसा शहर है जो ऑटोमोबाइल के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो हम उसको उपाधि देंगे कि ये तो उस देश का डेट्रॉइट है। ठीक है, जैसे हमने गंगा नहीं दिया, हमारी गंगा मैया हमारे देश की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो हम क्या बोल रहे? इटली की गंगा वो है पो। ऐसे थोड़ी बोल रहे कि भारत की पो नदी कौन सी है? गंगा। ये नहीं बोल रहे, हम बोल रहे इटली की गंगा नदी कौन सी है? वो है पो। उसी तरह डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है यूएसए में, तो हम बोलते हैं कि इटली का डेट्रॉइट कौन सा है? तो वो तुरीन शहर। कौन सा है? तुरीन शहर। अब आपको समझ आया? चलो, और चावल की खेती, जो पो नदी है उसका जो बेसिन एरिया है वहां पे चावल की खेती भर भर के की जाती है, राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, ये एक और बात, एडिशनल बात है, याद रखना। लास्ट नदी है यूराल नदी। क्या नाम है? यूराल नदी। बहुत सिंपल है, यूराल पर्वत है अपने रशिया, और जो रशिया है उसको दो भागों में तोड़ने का काम करता है। रशिया एक तो एशिया वाला, रशिया एक यूरोप वाला, तो इसके बीच में एक पर्वत आता है यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है, इसका नाम है यूराल नदी। ये यूराल नदी निकलती यूराल पर्वत से है और गिरती कैस्पियन सागर में है, कैस्पियन सी में है। इस यूराल नदी के जो बेसिन एरिया है उसमें भी स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। अभी एक और नदी देखी थी हमने जिसमें स्टेपी घास के मैदान पाए जा रहे थे, कहाँ गई वो नदी? ये रही वोल्गा नदी। इस वोल्गा नदी के किनारे में भी स्टेपी घास के मैदान पाए जा रहे थे, और ये जो यूराल नदी है इसमें भी स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। ये यूराल नदी जो है दो देशों में होके गुजरती है, एक तो है रूस, एक है कजाकिस्तान। एक है रूस और एक है कजाकिस्तान, एक है रशिया, एक है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो यूराल नदी है जब ये कैस्पियन सागर में गिरती है ना, मान लो, मैं आपको बताऊं एक सेकंड, मान लो ये यूराल नदी आ रही है और यहाँ पे कैस्पियन सागर है। ठीक है, कैस्पियन सी है, तो जब ये गिरेगी ना तो ये ऐसे ऐसे डेल्टा बनाएगी, ये डेल्टा बनाएगी, और ये डेल्टा है ना एक पक्षी के पंजे के आकार का लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं बर्ड फुट डेल्टा। आप लोगों को पता है ना डेल्टा क्या होता है? अगर नहीं पता हो किसी को तो मैं बता दूं, जब भी कोई नदी आती है ना, जब कहीं पे गिरती है तो अपने साथ बहुत सारा कूड़ा करकट, अवसाद जिसको बोलते हैं, वो लेके आती है, और वो अवसाद जो है ऐसे जमा होते रहते हैं। मान लो ये नदी आ रही है और इसने थोड़े अवसाद यहाँ जमा किए, फिर जब अवसाद ज्यादा हो जाएंगे तो नदी अपना मार्ग बदल लेगी, फिर नदी यहाँ आएगी तो यहाँ अवसाद इकट्ठे करेगी बहुत लंबे समय तक, फिर यहाँ से ही यहाँ चली जाएगी, मतलब पानी जो है छिद्रा हो जाएगा, बिखर जाएगा, और ये जो बिखरता है ना इसी को कहते हैं कि ये डेल्टा बना रही है। ठीक है, और पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टे का मतलब है कि बहुत सारा अवसाद जो है किनारे पे इसने स्थित किया है, इस नदी ने, यूराल नदी ने, तो ये पक्ष बहुत सारी जो स्ट्रीम लाइन है जो जल धाराओं में विभाजित हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है यूराल नदी। पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है यूराल नदी, इंग्लिश में बोले तो बर्ड फुट डेल्टा, राइट? तो दैट्स इट, इतना ही था। मुझे पता है थोड़ा ज्यादा था, ये आज का डोज थोड़ा हैवी था, यूरोप की नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन ट्रस्ट मी इतनी नदियां पढ़ ली ना, नहीं पढ़नी पड़ेगी दूसरी नदियां, और ना बहुत ट्रिक से बताइए, इजीली बताइए। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लो ना, सिर्फ वीडियो को देख लो तो आपको चीजें याद हो जाएगी, क्योंकि मैं इतनी बार चीजों को बोलती हूँ। ठीक है, एक बार रिविजन कर ले फटाफट, 1 मिनट लगेगा, खाली 1 मिनट। ठीक है, सबसे पहले हमने देखी टेगस नदी। टेगस नदी निकलती है स्पेन से, पुर्तगाल तक जाती है, अटलांटिक में गिरती है। फिर हमने देखी एब्रो नदी, उसके बाद में एब्रो नदी स्पेन में है और स्पेन में जाके ऊपर जाके गिरती है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखी लॉयर नदी। लॉयर नदी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बिस्के में। ठीक है, ओरिजिन होता है इसका फ्रांस से। लॉयर नदी के बाद देखी हमने एल्बी नदी, उसके बाद हमने देखी रोन नदी, फिर हमने देखा है, मैं मैप से बताऊं आपको, ऐसे तो सीक्वेंस वाइज नहीं बता पाऊंगी मैं।
हाँ, ये देखो, ये मैंने क्या गटकुट कर दी यहाँ पे, सॉरी सॉरी। ये देखो, यहाँ पे है टैगस नदी, ये स्पेन से उद्गम होता है, पोर्तुगाल से लेके अटलांटिक में गिरती है। यहाँ पे है एब्रो नदी, ठीक है, एब्रो नदी जो यहाँ भूमध्य सागर में आके गिरती है, यहाँ पे ये ऐसे। फिर है यहाँ पे रोन नदी जो भूमध्य सागर में गिरेगी। यहाँ पे लॉयन नदी जो बे ऑफ बिस्के में गिरेगी। यहाँ सीन नदी जो इंग्लिश चैनल में, ये इंग्लिश चैनल है यहाँ पे, यहाँ गिरेगी। फिर हमने देखी राइन नदी के बारे में खास नहीं था, बस पता होना चाहिए। फिर डानुबे नदी देखी जो इतनी लंबी है, ये देखो डानुबे नदी इतनी लंबी है, कहाँ जाके गिरती है, ये अपने ब्लैक सी में, ब्लैक फॉरेस्ट से उद्गम होता है। फिर एल्बी नदी देखी। फिर हमने देखी विस्चुला नदी, पोलैंड की सबसे बड़ी नदी है ये विस्चुला। फिर टिबेर नदी देखी। टिबेर नदी के बाद में यहाँ पर देखी नीपर नदी, ये डोनेट्स नदी है जो आगे जाके सहायक नदी है किसकी, डोन नदी की। डोन नदी कहाँ गिरती है, एजोव सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यहाँ से देखी। निपर नदी यहाँ से लगभग 10 देशों से गुजरती है और 4 देशों के कैपिटल निपर नदी के किनारे है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टेम्स नदी, ठीक है, टेम्स नदी के बाद यहाँ पे यूके की एक सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है सेवेन नदी, ठीक है। ये तो नदियों के बारे में रिवीजन कर लिया। एक बार जो मैंने एक्स्ट्रा आपको चीज बताई थी आज, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी, 1984 में, ठीक है। उसके बाद में एक देखा था यूएसएसआर का विघटन का, वो 1991 में कैसे हुआ, उसकी स्टोरी एशिया बढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। 15 देशों में टूट गया। 15 देशों के नाम फटाफट बोलो मेरे साथ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस और रूस, ठीक है, रशिया। ये 15 देश थे, इनमें टूट गया। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी है वो जरूर करना और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।